नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आपने देख लिया होगा। जुडिशल फंक्शन या जुडिशरी पावर नाम से पता चल रहा है लॉ इन्फोर्स तो कर दिया एग्जीक्यूटिव ने, अब उन लॉज को जो लॉ ब्रेकर्स उनको पनिशमेंट करने देने वाली या फिर न्याय दिलवाने वाली जुडिशरी। इट कैन इम्पीच द प्रेजिडेंट फॉर एनी वायलेशन, अगर किसी भी केस में उनको लगता है कि पार्लियामेंट का जो प्रेजिडेंट पार्लियामेंट का प्रेजिडेंट नहीं, जो प्रेजिडेंट हमारा प्रेसिडेंट जो है, अगर मतलब हमारी पूरी पार्लियामेंट को लगता है कि जो गवर्नमेंट बैठी है कि वो वायलेशन कर रही है ना, कुछ कर रही है, तो हमारी जो पार्लियामेंट बैठी होगी उसकी 2/3 मेजॉरिटी से अगर की रेजोल्यूशन इस इफेक्ट को आता है कि इस गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो इम्पीच कर सकती है हमारी पार्लियामेंट जो है, प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकती है। यानी प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड ही एक तरह का, बस जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा बैठी हुई है, उसके हाथ में कंट्रोल है कि वो प्रेसिडेंट को गिरा सकते हैं। ठीक है, और एक बार तो उसको इम्पीच कर दिया तो वो रिमूव हो जाएंगे। पार्लियामेंट के पास ये भी राइट होता है कि वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी क्या कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं। इम्पीच इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल टर्म फॉर द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ द हाई पर्सन। कोई हाई पर्सनैलिटी है जिसके पॉलिटिकल ऑफिस से आप हटा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, अगर वो गिल्टी फाइंड होते हैं ना, वही बात है और कुछ नहीं बात पूरी हुई। बस इसमें ये बताया गया है कि जो मोशन जो है वो तभी शुरू की जा सकती है, मूव मतलब शुरू की जा सकती है अगर 1/4 मेंबर सपोर्ट कर रहे हो दोनों हाउसेस के, एंड तभी पास करी जाएगी अगर 2/3 मेंबर्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट कैन कंडेम एनी पर्सन, उनको पनिश कर सकते हैं अगर वो डिफेमेशन मतलब कंटेम्प्ट बोल सकते हो, यानी कि उनकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, बोल सकते हो डिसरिस्पेक्ट, हेट्रेड में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ पास हो जाता है, ऐसे कुछ व्यू पॉइंट पास कर देता है अपना। 1961 में पार्लियामेंट ने रेप्रीमांड किया था, यानी पनिश करा था एडिटर ऑफ द ब्लिट्ज इज अ मैगजीन न्यूज़पेपर फॉर ब्रिंगिंग अ मेंबर टू अ पार्लियामेंट टू कंटेम्प्ट एंड रिडिक्यूल मतलब उनकी बेइज्जती कर देना कुछ इस तरीके से कि उन्होंने फिर क्या किया, पार्लियामेंट ने रेप्रीमांड कर दिया उनको। कंट्रोल ओवर द फाइनेंस में जो यूनियन पार्लियामेंट होती है इज कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स, उनका रखवाला, गार्डियन। ठीक है, कोई पाए या पैसा कोई है किसी भी चीज़ पे खर्चा या फिर लिया नहीं जा सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग द यूनियन पार्लियामेंट। एनुअल बजट होता है जो स्टेटमेंट होती है कि कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से एक्सपेंड होने हैं, जिसको बजट बोल देते हैं। ठीक है, वो होती है। ये सबसे पहले जो होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके जो मिनिस्टर्स में से फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल करवा लेते हैं, यानी कि सिग्नेचर्स करवा लेते हैं, और फिर वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं द वेरी फर्स्ट सेशन जो आता है। पार्लियामेंट या तो इसको पूरा रिजेक्ट कर देगा या इसमें कट कर सकता है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो जजेस होते हैं उनको इसी चीज़ से इन्हीं फंड से जाती है सैलरीज। तो ये होते हैं कि कुछ बजट जो होता है इनसे भी चार्ज किया जाता है, यानी इनकी सैलरीज जो होती है, तो वो डिबेट कर सकते हैं प्रोप्रिएटरी, मतलब कहाँ कहाँ ये खर्चा हो रहा है, बट इसको कट नहीं कर सकते इसमें से भी। सप्लीमेंट्री डिमांड, जो एक्स्ट्रा डिमांड्स साल के अंत तक आ जाती है ना, द फाइनेंस में कम आउट विद सम सप्लीमेंट्री डिमांड्स इन द लेटर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इन डिमांड्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री डिमांड्स, और इनके लिए बजट जो निकलता है वो अलग से आता है, जिसको सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं, एंड इसमें भी वो कट कर सकते हैं, पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस, इट इज़ अ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की अपनी प्रिविलेज होती है कि वो अपने मिनिस्टर्स की सैलरी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अलाउंसेज ऑफ इट्स मेंबर्स एंड दोज ऑफ द मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। बट ये देखना पड़ेगा कि जितना भी फाइनेंशियल मैटर है, जो लोकसभा होती है वो एक अपर हैंड लेके एंजॉय करती है। ओके, फिर राज्यसभा का इतना नहीं रिगार्ड्स होते मॉनेटरी कंट्रोल्स में। अब आते हैं इलेक्टोरल कंट्रोल्स। इलेक्टोरल कंट्रोल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्शन पर्पसेस। द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया जो होती है, यानी कि जो दोनों हाउसेज हैं विधानसभा के साथ साथ, यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो दोनों हाउसेज इलेक्ट करते हैं, एंड लोकसभा जो है वो अपना स्पीकर, अपने डिप्टी स्पीकर, अपने मेंबर सेलेक्ट करता है। बस राज्यसभा जो है वो सिर्फ डिप्टी चेयरमैन करती है। क्यों? क्योंकि उनका जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो वो सिर्फ डिप्टी चेयरमैन कर सकती है। फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लास्ट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे से नोट्स हैं मेरे पास, हमारे टीचर ने दिए थे, तो हम वहाँ से आपको इस चीज़ को करवाएंगे। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द टू हाउसेस। एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द टू हाउसेस में क्या आ जाता है, एक्सक्लूसिव पावर्स में क्या आ जाता है, या फिर मैं बता देती हूँ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। इसमें क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ज़्यादा रिजिड है, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो प्रोसीजर जो है वो वेरी करते रहते हैं। अब जैसे कुछ मैटर्स होते हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल से मैटर होता है, बिल्कुल बेसिक मैटर्स होता है, उस पर ज़्यादा स्टेट्स की अप्रूवल नहीं चाहिए होती, बस आपकी यूनियन जो गवर्नमेंट होती है उसकी ही अप्रूवल चल जाती है। बट कई मैटर्स होते हैं जैसे इलेक्शंस पर्पसेस होना, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है,
उनकी इलेक्शन पर्पसेस होना, इसके लिए तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो होती हैं उनकी भी रैटिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए क्या होता है कि जैसे रिजिड केसेस होते हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स वगैरह, उसमें आपकी राज्यसभा लोकसभा जो है उनकी भी 2/3 मेंबरशिप चाहिए होती है। जो उस प्रेजेंट होते हैं, जो उस टाइम पे जो हाउस के मेंबर प्रेजेंट होते हैं, वोट कर रहे होते हैं, उनमें से 2/3। और बाद में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके 50% मेंबर्स इसकी फेवर में होने चाहिए। और बाकी फंडामेंटल राइट्स ये सब जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल केसेस में आते हैं, तो उसमें आपके सिर्फ आपके हाउस के मेंबर्स ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये बता रखा है, इसमें रीड कर लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। डिफरेंस ओवर द लेजिस्लेटिव मैटर्स, यानी आगे हम देख लें एक्सक्लूसिव पावर्स की बात आ रही है। तो डिफरेंस ओवर द लेजिस्लेटिव मैटर्स, देखो लेजिस्लेटिव 2 इनैक्टमेंट की होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी बिल्स, एक होती है मनी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स मतलब जो मनी से रिलेटेड नहीं, नॉर्मल, अब ये किसी भी हाउस में ओरिजिनेट में हो सकती हैं एंड दोनों हाउसेस को पास करने चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकता अनटिल एंड अनलेस इट इज़ साइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो उसको पहले पास होना पड़ता है दोनों हाउसेस से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। बट अगर मान लो कोई डेडलॉक आ जाता है कि लोकसभा कुछ और बोलती है, राज्यसभा कुछ और बोलती है, तो ये क्या होता है, इनका एक जॉइंट सेशन होता है, स्पीकर लोकसभा चेयर में होता है, यानी मेन हेड वो होता है, वो डिसीजन लेता है। हमें पता है कि लोकसभा की मेंबरशिप ज़्यादा है, 543 मेंबर्स की है एज़ कम्पेयर टू द राज्यसभा 245 मेंबर्स, तो अल्टीमेटली हमारी लोकसभा का अपर हैंड रहता है। मनी बिल्स तो वैसे ही ओरिजिनेट सिर्फ आपकी लोकसभा में हो सकते हैं, राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकते। वैसे डिबेट की जा सकती है उन पर। राज्यसभा के पास क्या है कि मनी बिल जो है लोकसभा में ओरिजिनेट कर सकता है। अगर मनी बिल लोकसभा ने पास कर दिया है तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो उसमें कुछ कट कर ले, कुछ चेंजेस कर ले। ज़्यादा सिर्फ वो उस पर 14 दिन के लिए बस रह सकते हैं, डिले कर सकते हैं उसको, बस एक्सपायरी होगी उसकी पीरियड की तो वो बोलेंगे कि हाँ उसने पास कर दिया, और फिर प्रेसिडेंट को भी साइन करने पड़ता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट और एक बिल के बीच में एक्ट क्या होता है। बिल के बीच में और एक्ट के बीच में पता होगा वैसे आपको, सिंपल सी बात है कि बिल जो होता है वो ड्राफ्ट होता है, कि मतलब एक जो मेन पॉइंट्स इंक्लूड करता है कि एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, इसमें ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, और जब वो पास करते हैं दोनों हाउसेज और प्रेसिडेंट के साइन होते तब जाकर वो एक एक्ट बनती है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये वही है जो पीछे हमने करा है डिस्कस, आप रीड भी कर सकते हो। इम्पीचमेंट अगेन वही है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल फंक्शंस में हमने कर लिया था, वो भी वही बात है। फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट से भी मैंने आपको बता दिए थे कि क्या क्या है, सेम ही चीज़ है, उसको छोटे छोटे टॉप पॉइंट्स में बता रखा है ना। एक इसमें भी देखने वाला पॉइंट है कि इट इज़ ओनली द राज्यसभा जो डिक्लेयर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टू बी इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। एमरजेंसी प्रोविजंस बता रखे हैं कि क्या हो सकता है कि नेशनल इमरजेंसी आती हैं, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगले चैप्टर्स में आएगा। वैसे मैं बता देती हूँ कि इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या आएगा कि अगर हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो एक इमरजेंसी के केस में हो सकता है डिसॉल्व की जाए, तो राज्यसभा एक जो है मेन पावर बनने की तरह पोस्ट करती है। फिर स्पेशल और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा, अगेन वही बात करी गई है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट का बता सकती है। ऑल इंडिया न्यूज़ सर्विस, ये फंक्शंस ही है राज्यसभा के। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा में वही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास करेंगे तभी इफेक्टिव हो सकती है। मनी बिल्स का बता रखा था, डेडलॉक का बता रखा था। हाँ, ये एक बता रही थी मैं, जो आपको बता रही थी कि डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में कौन से आते हैं ना, डिफेंस करेंसी, कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ में जो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिसमें ना तो स्टेट लिस्ट में हो ना तो यूनियन लिस्ट में हो, और लेजिस्लेट दोनों कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्लैश में सिर्फ सेंट्रल लॉ ही हमारा जो है प्रिवेल करता है। एंड 61 स्टेट्स मैंने बता ही दी हैं आपको। बस विद दिस वी फिनिश विद योर चैप्टर। थोड़ी देर में हम इसकी बैक साइज भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।